नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आपकी खबर, आपकी हकीकत। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। आलम यह है कि गांवों में भी आंदोलन की आग भड़क उठी है। ऐसे में राजनीतिक नेताओं पर भी समाज का दबाव बढ़ गया है। मराठा समुदाय कई सालों तक आपके पीछे खड़ा रहा। मराठा समुदाय के लोगों ने राजनीतिक नेताओं को कड़ी चेतावनी दी है कि आपको आरक्षण के लिए समुदाय के पीछे खड़ा होना चाहिए। इसी दबाव के चलते हिंगोली लोकसभा सीट से एकनाथ शिंदे गुट के सांसद हेमंत पाटिल ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर जानकारी दी है कि वो सांसद पद से इस्तीफा दे रहे हैं। हेमंत पाटिल कट्टर शिव सैनिक है। नांदेड़ उनका कार्य क्षेत्र है। उन्होंने नगर सेवक, स्थायी समिति अध्यक्ष, शिवसेना जिला प्रमुख के रूप में काम किया है। जब उन्हें मौका मिला तो वो शिवसेना से हिंगोली से सांसद बन गए। शुरुआती दिनों में हेमंत पाटिल राज ठाकरे के करीबी थे, लेकिन उन्होंने ये देखते हुए सेना में बने रहने का फैसला किया कि उन्हें उद्धव ठाकरे की शिवसेना में मौका मिलेगा। लेकिन बीते साल जब शिंदे गुट अलग हुआ तो ये भी शिंदे के साथ एनडीए में शामिल हो गए। बता दें, मराठा आरक्षण को लेकर नेताओं को गांव में आने से प्रतिबंधित किया जा रहा है। इससे राजनीतिक नेताओं को परेशानी भी हो रही है। राजनीतिक नेता जहां भी जाते हैं उन्हें मराठा प्रदर्शनकारियों के गुस्से का सामना करना पड़ता है। इससे मराठा समुदाय के नेता और अधिक दुविधा में पड़ गए हैं। हेमंत पाटिल ने इस बीच कहा है कि वो आज सांसदी से इस्तीफा दे रहे हैं क्योंकि आरक्षण का मुद्दा लंबे समय से लंबित है। और उन्होंने कहा कि वो एक कार्यकर्ता है जो समाज के लिए लड़ते हैं। चूंकि मराठा समुदाय की भावनाएं बहुत मजबूत है, इसलिए सांसद हेमंत पाटिल ने दिल्ली में मराठा आरक्षण के लिए सांसदों की एक विशेष बैठक भी बुलाई। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब वे यवतमाल जिले में थे तब उन्होंने इस्तीफा दिया। हेमंत पाटिल ने कहा, महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण का मुद्दा कई सालों से लंबित है। इस मुद्दे पर सामुदायिक भावनाएं प्रबल है और मैं कई सालों से मराठा समुदाय और किसानों के लिए लड़ने वाला एक कार्यकर्ता रहा हूं। सांसद हेमंत पाटिल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखे अपने इस्तीफे में कहा है कि मैं आरक्षण आंदोलन का समर्थन करता हूं और आरक्षण के लिए अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे का आज दूसरा दिन था। राजनांदगांव और करवदा में राहुल ने बड़ी रैलियां की। आज रैली से पहले राहुल गांधी सुबह सुबह खेतों में पहुंच गए, जहां वो किसानों के साथ धान काटते नजर आए। उनके साथ सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस देव सिंह भी मौजूद थे। राहुल गांधी ने किसानों के साथ अपनी तस्वीरों को भी सोशल मीडिया पर साझा किया था। वहीं राजनांदगांव में मोदी और अडानी को लेकर राहुल ने कहा, अब आपने निर्णय लेना है कि आप कौन सी सरकार चाहते हो। आपके पास, आपके सामने चुनाव है, आपने निर्णय लेना है। कमल का बटन दबाओगे, अदानी जी की सरकार बनेगी, खदान चली जाएगी, सही दाम नहीं मिलेगा, एयरपोर्ट, पोर्ट सब उठा के ले जाएंगे, आपकी जमीन छीन के ले जाएंगे। या फिर कांग्रेस पार्टी का बटन दबाओ और जैसे ही आपने बटन दबाया वैसे ही किसानों का, मजदूरों का, छोटे व्यापारियों का काम शुरू हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी की मौजूदगी ने बीजेपी का खेल खत्म कर दिया है। आपको बता दें कि पहले चरण के लिए 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में 20 सीटों पर मतदान होगा। वहीं छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रचार के मैदान में उतरे राहुल गांधी खूब वाहवाही बटोर रहे हैं। आज राजनांदगांव और करवदा में राहुल ने हल्ला बोल किया। राजनांदगांव में कांग्रेस ने गिरीश देवगन को प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं। वहीं करवदा जिले में 2 विधानसभा सीटें हैं। राजनांदगांव विधानसभा सीट पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह का निर्वाचन क्षेत्र होने की वजह से हाई प्रोफाइल सीट है, जहां कांग्रेस ने सेंध लगाने की तैयारी कर ली है।
दर्दनाक रेल हादसा आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में हुआ है, जहां 2 पैसेंजर ट्रेनें आपस में टकरा गई। इस हादसे में अब तक करीब 13 लोगों की मौत बताई जा रही है, लेकिन ये आंकड़ा चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ ही बढ़ता जा रहा है। मृतकों के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस मामले पर पल पल की अपडेट ले रहे हैं और वॉर रूम से पूरी तरह से इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स प्लेटफॉर्म पर मुआवजे की जानकारी देते हुए लिखा, सभी घायलों को अस्पतालों में पहुंचाया गया है। अनुग्रह मुआवजा वितरण शुरू हुआ। मृत्यु के मामले में 10 लाख, गंभीर रूप से घायल होने पर 2.5 लाख और मामूली चोटों के लिए 50,000। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने इस हादसे पर दुख जताया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की फाइनल सूची सामने आ चुकी है। कांग्रेस पहले ही सभी 230 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। बीजेपी के 2 उम्मीदवार बचे थे जो उसने घोषित कर दिए। गुना सीट से पन्नालाल शाक्या और विदिशा से मुकेश टंडन को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। सबसे बड़ी बात यह कि इन दोनों ही सीटों पर उम्मीदवारों का नाम इसलिए तय नहीं हो पा रहा था क्योंकि विदिशा पर शिवराज और गुना पर सिंधिया का वीटो लगा हुआ था। साथ ही ये भी कहा जा रहा था कि हाईकमान इनमें से किसी एक सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी चुनाव मैदान में उतार सकता है। लेकिन जब बीजेपी की फाइनल लिस्ट सामने आई तो सिंधिया को सबसे बड़ा झटका लगा। सिंधिया समर्थकों की उम्मीदें भी टूट गई। बीजेपी ने सिंधिया का पत्ता साफ कर दिया है। गुना सीट को लेकर कहा जा रहा था कि सिंधिया को बीजेपी चुनाव मैदान में उतार सकती है, तो दूसरी ओर कांग्रेस का दावा था कि सिंधिया जहां से भी चुनाव लड़ेंगे वहीं से हारेंगे क्योंकि जनता उनसे नाराज है। और अब जो खबर आ रही है उसमें साफ है कि सिंधिया विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और जिस गुना सीट को होल्ड पर रखा गया था उस पर सिंधिया तो दूर, उनके समर्थक को भी बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है। सिंधिया नीरज निगम और ओम प्रकाश नरवरिया में से किसी एक को टिकट देने की मांग कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने पन्नालाल शाक्य को टिकट दिया है जो संघ के करीबी माने जाते हैं, जबकि विदिशा सीट पर शिवराज सिंह चौहान के करीबी मुकेश टंडन को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। यानी सिंधिया का दबाव नहीं माना गया, लेकिन शिवराज की इच्छा जरूर पूरी हो गई। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज हो चुका है। एक तरफ दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक में हाल ही में मिली जबरदस्त जीत के बाद कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हाल ही में जो सर्वे आए हैं उसमें तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनते दिख रही है। इस बीच कांग्रेस की विजय भेरी यात्रा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे और बीजेपी पर जोरदार हमला बोलते हुए खड़गे ने कहा कि ये यूपीए गवर्नमेंट में नए नए योजनाएं लाए, मनरेगा लाए, कंपलसरी एजुकेशन लाए, फूड सिक्योरिटी लाए, हेल्थ मिशन लाए, ये सब काम हमने किया और ये लोग हमारे खिलाफ क्या बोल सकते हैं? सिर्फ यही बोल सकते हैं कांग्रेस ने सत्ता। अरे तुम्हारी गवर्नमेंट ही नहीं थी, 70 साल में क्या किया बोल के कौन बोल रहा है? 60 साल वाला बोल रहा है। हाँ, तुम्हारी पैदा भी नहीं हुए थे आजादी के पहले। क्या आजादी तुम लोग लाए? क्या तुम्हारे रिश्तेदार लाए? क्या बीजेपी लाई? क्या आपकी बीआरएस लाई? खड़गे ने 6 गारंटी का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी आपको 6 गारंटी दे रही है। कितना? 6 गारंटी। और 6 गारंटी में आप सभी को मालूम है सबसे फायदेमंद, सबको ठीक ढंग से मिलेगा वो महालक्ष्मी 2,500 रुपए हर महीना हमारे महिलाओं को मिलेगा। 500 रुपए गैस सिलेंडर मिलेगा। ये भी हमारे सरकार आने के बाद इसको जल्दी लागू करेंगे।
एक तरफ प्रदेश में जहां 30 नवंबर को वोटिंग होगी तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की मजबूती ने सीएम केसीआर को परेशानी में डाल दिया है। मैं हूं माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान। अब मैं ले चलता हूं ऐसे मरीज़ के पास। ये पेशेंट आप खुद उसके रूबरू आप सुन सकते हैं कि वो कितनी तकलीफ़ों में था और आज सलीम चावला साहब की दवाओं से उसको शिफा मिली, जज़ा मिली। मैं यही कहूँगा कि आप भी अगर कहीं परेशान हैं, किसी भी मर्ज़ में मुब्तला है, तो एक बार ज़रूर सलीम चावला साहब से मिलें और अपनी परेशानी को दूर करें, क्योंकि हर मर्ज़ का इलाज उनके पास है, शफा भी है, जज़ा भी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मौलाना मोहम्मद अंसार खान हुसैनी, इमाम जामा मस्जिद मरकज़ कलगांव, तालुका दिगरा, ज़िला यवतमाल। मेरी बीवी को 2 साल से कैंसर था, ब्रेस्ट कैंसर। उसके बाद एक ऑपरेट यवतमाल में हुआ, दूसरा ऑपरेट नागपुर में हुआ, उसके बाद 10 केमो हुए, रेडिएशन हुआ, उसके बाद फिर दोबारा कैंसर हुआ 6 महीने के बाद। उसके बाद साइन सोमैया के अंदर 5 केमो हुए, रेडिएशन हुआ, लेकिन कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। माशाल्लाह हकीम सलीम चावला साहब के पास आए और उनके दवा से माशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़र्क हुआ, 90% फ़र्क पड़ गया। कितने दिन में? 15 दिन में। अल्हम्दुलिल्लाह। इजराइल हमास जंग का आज 23वां दिन है। इस बीच गाजा में रह रहे हजारों फिलिस्तीनी यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी के वेयर हाउस और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में घुस गए। यहाँ राहत सामग्री रखी हुई थी। लोग यहाँ से रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजें जैसे आटा लेने जमा हुए थे। अंदर घुसने के बाद लोगों ने सामान लेने की होड़ मच गई। यूएन ने एक बयान में कहा, ये चिंता की बात है, गाजा में स्थानीय शासन फेल हो गया है, नागरिक व्यवस्था टूटने लगी है। वहीं पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने सिक्योरिटी फोर्स को जिम्मेदार ठहराने वाले ट्वीट पर माफी मांगी है। उन्होंने नए ट्वीट में कहा, मैं गलत था, जो बातें मैंने कही वो नहीं कही जानी चाहिए थी और मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। मैं सुरक्षा बलों के सभी प्रमुखों का समर्थन करता हूँ। दरअसल शनिवार रात पीएम नेतन्याहू ने कहा, जंग के बाद सभी नेताओं, सरकार और मुझे हमले की शुरुआत में नाकामी के लिए जवाब देना होगा। उन्होंने 7 अक्टूबर को हमास के हमले की कोई जानकारी न मिलने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस हेड्स को जिम्मेदार ठहराया। बेंजामिन ने कहा, मुझे किसी ने भी हमले से जुड़ी कोई चेतावनी नहीं दी थी। इंटेलिजेंस टीम और शिन बेट के अधिकारियों का मानना था कि हमास डरा हुआ है और समझौता करना चाहता है। नेतन्याहू के बयान की जमकर आलोचना भी हुई। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर बयान से जुड़े ट्वीट को डिलीट कर दिया। इजरायली पीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान घोषणा की कि इजराइल में जंग के दूसरे फेज की शुरुआत हो चुकी है। इजरायली सेना गाजा में घुसकर हमले कर रही है। नेतन्याहू ने कहा, ये इजराइल की आजादी की दूसरी लड़ाई है। इजरायलियों को लंबे और कठिन अभियान के लिए तैयार रहना होगा। इजरायली पीएम ने कहा, जंग में हमारा मकसद एकदम साफ है। हम हमास को खत्म करके बंधकों को वापस घर लाएंगे। हमास हमले से बचने के लिए आम लोगों को ढाल बना रहा है। हमें मानवता और अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए हमास को जड़ से मिटाना होगा। आईडीएफ ने बताया, वो हमास आतंकियों की लोकेशन ट्रेस करके उनके ठिकानों को तबाह कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना ने नॉर्दर्न गाजा को जंग का मैदान घोषित कर दिया है और लोगों से गाजा छोड़ने को कहा है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बंधकों के परिजनों से मुलाकात की। हमास की कैद में 229 बंधक हैं। इनके परिजन काफी समय से पीएम नेतन्याहू से मिलने की मांग कर रहे थे। सभी लोग बंधकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। उनका कहना था कि सेना हमास के अंडरग्राउंड ठिकानों को निशाना बना रही है। इन्हीं सुरंगों में बंधकों को रखे जाने की खबर है। ऐसे में उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। परिजनों ने नेतन्याहू से बंधकों को छुड़ाने के लिए ऑल फॉर ऑल डील पर सहमति की मांग की।
इसका मतलब है कि हमास ने जिन लोगों को बंधक बना रखा है उन्हें छुड़ाने के बदले इजराइल भी अपने जेल में बंद फिलिस्तीनियों को आजाद करेगा।